तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और आज है हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन, और ढेर सारे संकेतों के बीच बाजार बड़े गैप से नीचे खुलने के हैं तैयार। ऐसे में गैप से खुलने के बाद क्या करें, खरीदारी या करें पोजीशंस हल्की, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, ढेरों खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड। पता नहीं चल रहा सर कि आज हम सारा डिस्कशन अपने रेगुलर टाइम स्लॉट में कैसे कर पाएंगे, पर इतने सारे संकेतों के बीच आज के लिए आपको अहम ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं सर? दीप, ट्रिगर्स पहले तो बता दें, सारे ट्रिगर्स हमारे अपने ज्यादा हैं और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के भी अगर आप देखें तो ट्रिगर्स तो वैसे दोनों ही तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में 185 अंकों की कमजोरी, उम्मीद से कहीं ज्यादा अमेरिकी बाजार कमजोर होते हुए दिखे हैं। शुक्रवार के सेशन में नैस्डैक भी गिरा है, दोनों इंडेक्स एक साथ गिरे हैं। नतीजों का सीजन चल रहा है। बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए, बहुत जबरदस्त नतीजे नहीं, उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं। इंडसइंड बैंक के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक आए। तो निफ्टी की ये दो कंपनियां जिसके वीकेंड पर रहे नतीजे बाजार बंद होने के बाद। अप्रैल के ऑटो बिक्री के आंकड़े बहुत परेशान करने वाले, कमजोरी वाले आंकड़े हैं इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। हालांकि एक अच्छी खबर यह है इकोनॉमी के फ्रंट पर, जहां ऑटो बिक्री के आंकड़े कमजोर है, वहीं जीएसटी कलेक्शन पहली बार 1,41,000 करोड़ रुपए होता हुआ दिखा। ये एक अच्छा संकेत है। इसके साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रम में भी चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल में उम्मीद से थोड़ा हल्का प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है, ये एक और ट्रिगर है। इन सबके बीच में आज हमें करनी है हफ्ते की शुरुआत। बिल्कुल सर, हफ्ते की शुरुआत करनी है और एक फिर से पूरा ट्रेडिंग वीक वाला हफ्ता है, 5 दिन मिलेंगे। सर, मैंने भी शायद बाजार की दोनों डायरेक्शंस को देखकर ग्रीन शर्ट के साथ रेड टाई पहनी है, पर वही आपसे भी जानना चाहूंगा कि इतने सारे ट्रिगर्स को कैसे क्लासीफाई करें। क्या अच्छे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए आज, और क्या कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं? तो चलिए, आपकी ग्रीन शर्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पहले अच्छे ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूं। अच्छे ट्रिगर्स में दो ट्रिगर्स अच्छे हैं दीप। एक तो ये कि जीएसटी कलेक्शन जो बहुत दमदार बढ़कर आया है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है कि चलिए जबरदस्त कलेक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में एक्टिविटी है, ये एक अच्छा आंकड़ा है। और दूसरा ये कि सारे संकेतों के बीच में जो अब मैं नेगेटिव संकेत आपको बोलने वाला हूं, उनके बीच में एक संकेत अच्छा है कि शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद बाजार हल्के हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और आमतौर पर आप बेचेंगे तब ना जब आपके पास कुछ होगा बेचने के लिए, या बहुत कुछ होगा न बचा पाने के लिए। तो एक अच्छा संकेत वो है जो मैं आगे विस्तार से बातचीत करूंगा कि पुट कॉल रेशियो जो घटकर आया है वो थोड़े निचले स्तरों से रिकवरी और खरीदारी के संकेत दे रहा। अब नेगेटिव्स क्या है? पहली बार हमने 4 लाख के पार का आंकड़ा देखा। शुक्रवार को जब हम क्लोजिंग शो में बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि सोमवार को आपके पास आने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जहां पर आपको डर रहेगा। उसमें पहला डर ये कि कहीं ऐसा ना हो हमें 4 लाख का आंकड़ा देखने को मिले, और वो 4 लाख का आंकड़ा शुक्रवार का आया भी है। लेकिन शनिवार और रविवार को आमतौर पर टेस्टिंग कम भी होती है, थोड़ा 4 लाख से नीचे के आंकड़े आए हैं, लेकिन कहीं कोई अभी तक कोविड को लेकर रिलीफ के संकेत है नहीं। तो पहला नेगेटिव ट्रिगर वहां से आया है। दूसरा नेगेटिव ट्रिगर, नो डाउट, बाकी सारी राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे वो उम्मीद के मुताबिक या बीजेपी के लिए अच्छे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। और सेंटीमेंट के लिहाज से जो हम कह रहे थे कि 50, 75, 100 पॉइंट का एक थोड़े वक्त के लिए, एक आध दिन के लिए इंपैक्ट निफ्टी पर आ सकता है चुनाव के नतीजों के लिहाज से, वो हल्का फुल्का असर आपको देखने को मिल सकता है। तो दूसरी चीज ये। तीसरी चीज है कंपनियों के रिजल्ट्स को लेकर। रिलायंस के रिजल्ट्स बुरे नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। ऐसा नहीं है जिसको देखकर रिलायंस का स्टॉक बहुत भाग जाए। हाँ, ये जरूर है कि शुक्रवार के सेशन में थोड़ी रिलायंस में कमजोरी हो चुकी थी, थोड़ा अंदाजा था बाजार को कि नतीजे कमजोर आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इन लाइन या हल्के से कमजोरी वाले आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, निचले स्तरों से स्टॉक में रिकवरी के आसार बन सकते हैं। तो रिजल्ट्स के लिहाज से इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, रिलायंस, तीनों जो वायदा कारोबार की कंपनियां और निफ्टी की ये दो कंपनियां हैं, इनके रिजल्ट से कहीं कोई जोश नहीं आता है। और चौथा और सबसे बड़ा कारण दीप जो है वो है एफआईज की बहुत भयंकर तेज बिकवाली, कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। शुक्रवार को एफआई ने राइट, लेफ्ट, सेंटर जो दिखा, जहां दिखा उसे बेचा है, और वो बाजार का मूड हिलाने वाला है। आंकड़े बहुत ही खराब, बहुत ही तगड़े आपको नजर आएंगे। ये एक वो आंकड़ा है जिस पर आपको नजर रखनी है। तो इन सारी नेगेटिव खबरों के बीच में आपके लिए पॉजिटिव खबरें भी जो मैंने दो बताई, जीएसटी के आंकड़े और बाजार का हल्का होना। तो इन सब ट्रिगर्स के बीच में अब आपको जो ट्रिगर्स विस्तार से समझना है बताएं, मैं बता देता हूं।
बिल्कुल सर, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, दोनों अच्छे और थोड़े खराब भी बाजार के लिए। पर इलेक्शन से ही शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि ओवर द वीकेंड काफी एक्शन रहा। एग्जिट पोल्स एक पिक्चर दिखा रहे थे, पर ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, स्पेशली बंगाल में जो हमने देखा है, कैसे देखेगा इसको बाजार? मुझे नहीं लगता कि दीप एक राज्य के विधानसभा चुनाव का बहुत ज्यादा असर पड़ना चाहिए और पड़ना है। मतलब आप जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। कहने के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देने के मूड में थी, वैसे आंकड़े नहीं आए, वो खराब है। कहने के लिए यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से 3 सीटों से आप 80 प्लस सीटों पर पहुंचे हैं, 77 सीटों पर पहुंचे, वो अपने आप में कम नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि जो उम्मीद थी उससे कमजोर नतीजे बीजेपी के लिए बंगाल में है। तो उस लिहाज से हल्का फुल्का एक सेंटीमेंट का असर है। 2 दिन बाद हम भूल भी जाएंगे कि बाजार के लिहाज से कि बंगाल में चुनाव भी हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बाकी फैक्टर्स बहुत हैं जिनके लिए हम चिंता कर लें। ये ऐसा मामला है जिसके लिए ना चिंता करें तब भी चलेगा। और बाकी फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपके पूछे वगैरह में बता दूं, जिसकी चिंता वाकई में करनी चाहिए वो है कोरोना के आंकड़े 4 लाख के पार एक दिन में निकलते हुए दिखे हैं शुक्रवार को। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है बाजार पर। कोई एक विधानसभा के चुनाव के जीतने हारने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना 4-4 लाख आंकड़े रोज आने से फर्क पड़ता है लोगों के हेल्थ पर भी और लोगों की वेल्थ पर भी। क्योंकि जितने बड़े आंकड़े और जितने लंबे समय तक ये आंकड़े हैं, हम समझते हैं, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल सर्विसेज का पूरा बुरा हाल है। कहीं एक आध जगह नहीं, पूरे देश में बहुत मुश्किल है कि आप अपना ढंग से ट्रीटमेंट करा पाएं। और ये आंकड़े रफ्तार कहीं कम होती नहीं दिख रही है। और एक पेशेंट को ऑन एन एवरेज अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो वो 10-12 दिन लग रहे हैं। और अगर 10-12 दिन तक पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में और वो जब डिस्चार्ज हो उसके बाद नए पेशेंट को बेड मिले, तो उस स्पीड से तो आपके बेड्स नहीं बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से आपकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही, उस स्पीड से दवाएं नहीं बढ़ रही। ये चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि बाजार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता कोरोना है। और कोरोना से जुड़ी हुई चिंताओं के बीच बाजारों का रिएक्शन भले कम रहा हो, लेकिन दीप अब एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जिस तरह से उड़ानों पर प्रतिबंध लगने की बात हो रही है, हिंदुस्तान से आने जाने वाले लोगों पर कई देश अब धीमे धीमे प्रतिबंध लगा रहे हैं। आंकड़े जिस तरह से, ये चिंता की बात है और ये बिजनेस एक्टिविटीज को कम करेगा, रोकेगा, वो साफ है। और दूसरी बात है कि इस बार लोगों के लिए जो पिछली बार था, लोग संक्रमित कम हो रहे थे, एक फैमिली में एक हो गया, बाकी सब नेगेटिव रिपोर्ट्स आती थी। लेकिन अब अगर किसी एक फैमिली में कोई संक्रमित हो जाए, अकेला हो, ये सरप्राइज है। क्योंकि 2, 3, 4, 5 केस एक साथ आते हैं, तो वो बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी बात है कि डेथ रेट जो बढ़ रही है वो खासतौर से युवाओं में और कम उम्र के लोगों में काफी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के आंकड़ों पर बाजार ने अचानक से, मिक्स सा है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि शुक्रवार को जो गिरे वो खाली कोरोना की वजह से गिरे। इलेक्शन के रिजल्ट भी थे, रिलायंस के रिजल्ट भी थे, एफआईएस की बिकवाली, ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आंकड़े आपको बहुत जरूरत से ज्यादा ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, ये तय है। तो ये 2 ट्रिगर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिहाज से, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो सारे फैक्टर्स हैं ही जहां पर हम एक्शन बनते हुए देखेंगे। ग्लोबल बाजारों से भी कुछ समझना चाहिए सर। वैसे तो हमने फ्राइडे को थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, पर ग्लोबल बाजारों की चाल ठीक ठाक ही दिख रही है। आज सुबह भी डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर ही है। दीप, हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका में कमजोरी थोड़ी उम्मीद से ज्यादा हुई है, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। डाउ फ्यूचर्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर थोड़ा इंपैक्ट है तो वो हांगकांग की तेज गिरावट का 1-1.25% से ज्यादा हांगकांग नीचे है। तो ऐसे ग्लोबल मार्केट्स में कोई पैनिक वाली बात है ही नहीं। और एक डाउ नेस्डेक पिछले हफ्ते भी रिकॉर्ड बनाकर बैठे हैं, एसएनपी रिकॉर्ड बनाकर बैठा है, तो वो तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। लाइफ टाइम हाई के आसपास आज 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, कौन बड़ी बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास चिंता की बात है। हाँ, एक जरूर है कि आप ओपनिंग के वक्त उन आंकड़ों को देखते हैं कि कितना गिरा है, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो डाउ की गिरावट, हांगकांग का प्रदर्शन, बाकी बड़े बाजार तो आज बंद है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है नहीं। निक्केई वगैरह आज ब्रिटेन के बाजार भी बंद है, तो वहां ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ ये है कि ठीक है, थोड़े से हल्की फुल्की गिरावट के आंकड़े हैं और हांगकांग का। तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट, इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स में सबसे कम चिंता अगर आपको कहीं करनी है तो ग्लोबल मार्केट्स की करनी है। और इसके साथ जो ज्यादा चिंता करनी है वो आंकड़ा भी मैं आपके पूछे बगैर बता दूं, क्योंकि आप पूछने वाले हैं ही, और वो है एफआईएस की बिकवाली का। अब आप देखिए शुक्रवार के सेशन में जो एफआईएस ने बेचा है, भर भर के बेचा है, जहां जहां जितना जितना बेच सकते थे वो सब कुछ बेचने की कोशिश की है।
कैश मार्केट में आप देखिए लगभग 3,500 करोड़ की बिकवाली, और ये हाल ही के दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है दीप, और बिना एडजस्टमेंट के, और ये सीरीज के पहले दिन है। आपको याद होगा दीप, शुक्रवार के सेशन में मैं एक ही चीज सबसे पहले बोल रहा था कि एफआई ने बहुत ज्यादा तेजी की पोजीशन के साथ अपना रोल ओवर किया है, यानी 78%। ये पिछले साल 2020 और 2021 में अब तक का किसी भी सीरीज के शुरुआत में हाईएस्ट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ उन्होंने रोल ओवर किए, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। एक, आप 15,000 के नजदीक थे, दूसरा हाईएस्ट लॉन्ग पर आपने रोल ओवर किया। ऐसे में करेक्शन तो आना लाजमी था ही, और पोजीशन हल्की होनी लाजमी थी। तो ऐसे में जो बिकवाली का आंकड़ा है पूरी तरह से उम्मीद के मुताबिक है कि बिकवाली होगी, लेकिन इतनी ज्यादा और एक ही दिन में ये कर डालेंगे, ये नेचुरली की जरूरत से ज्यादा हुई। तो 3500 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है। 3,000 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआई ने बेचे हैं, वो भी अपने आप में छोटा नहीं है। तो आप सोचिए 6,500 करोड़ की ये बिकवाली है, सामने 660 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो 6,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली एफआई की किसी भी लिहाज से सीरीज के पहले दिन कम नहीं होती, बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो बाजार के दिमाग पर हावी रहेगा। तो इन सब आंकड़ों के बीच में मेरे लिए बाय सेल डायरेक्शन इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि एफआईज क्या कर रहे हैं और किस मात्रा में कर रहे हैं, और ये एक सेंटीमेंट खराब कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, चाहे वो आपके विधानसभा चुनाव के नतीजे ठीक ठाक आ जाते, चाहे रिलायंस के रिजल्ट अच्छे भी आ जाते, बहुत अच्छे, मतलब कि जो मूड बना ले, बाकी ग्लोबल मार्केट्स 300 पॉइंट 250 पॉइंट नहीं गिर के डाउ 50-100 पॉइंट भी गिरता, तब भी ये एफआईज के आंकड़े आपको ऊपर नहीं खुलने देते हैं। तो आज की जो 250 पॉइंट की एसजेक्स निफ्टी की कमजोरी आप देख रहे हैं, इस कमजोरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दीप जो है वो एफआईज की इन कमजोर आंकड़ों का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो 250 पॉइंट में आप ये समझ लीजिए 75 पॉइंट आप इसको दे दीजिए एफआईज के आंकड़े को, 25-30 पॉइंट आप ग्लोबल मार्केट्स को दे दीजिए, ठीक है, 40-50 पॉइंट आप दे दीजिए विधानसभा चुनाव के नतीजों को, और 25-1 पॉइंट दे दीजिए हमारे अपने नतीजों को, इंडसइंड बैंक और ऑटो के नंबर्स जो खराब आए, सारे ऑटो नंबर्स बड़े खराब हैं, तो ये करके आपके 250 पॉइंट हो गए बराबर। चलिए सर, तो ये तो आपने 250 पॉइंट्स की गिरावट हमें समझा दी और क्या फैक्टर्स हैं जिससे दबाव बन रहा है, पर उसके सामने सर अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन तो देखिए हाईएस्ट एवर 1,40,000 करोड़ से ज्यादा, कुछ इसके भी मायने तो होने चाहिए सर। होने तो चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा आया कहां से, है ना। मतलब सरप्राइजिंग है कि अप्रैल के महीने में बिजनेस एक्टिविटीज कम ही हुई है, बड़ी तो नहीं है। नहीं, वो मैं कई बार कहता हूं ना रिजल्ट्स के मामले में कि टू गुड टू बिलीव, कोई कंपनी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता, अरे इतने अच्छे कहां से आए, लेकिन है। जैसे 2 दिन पहले शुक्रवार को हम रामदेव सर से बात कर रहे थे, उनकी कंपनी के रिजल्ट्स जो आए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो खुद सरप्राइज थे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, मूड माहौल ऐसा है कि आप सरप्राइज होते हैं। ये आंकड़े देख के मैं भी सरप्राइज हुआ कि 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन अनडाउटेडली उसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छा आंकड़ा है। अब आप विरोधाभास देखिए, एक तरफ जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आपके लिए इतने जोरदार हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप देखिए ऑटो सेल्स नंबर अप्रैल महीने के, अरे इतने खराब, इतने कमजोर, मतलब हम पहले से अंदाजा लगा के बैठे थे खराब ही आएंगे, लेकिन उसके बाद भी हर एक पैरामीटर पे देखिए, एक कंपनी तो ऐसी हो ऑटो में जो कि बेहतर नंबर दे, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल कंपनी। सारे, चाहे वो 2 व्हीलर ले लें, 4 व्हीलर ले लें, कमर्शियल व्हीकल ले लें, कमर्शियल व्हीकल वालों की तो हालत बेचारों की बहुत ही खराब है। तो मतलब अप्रैल महीने के आंकड़े कहां से भगवान जाने, मुझे लगता है लोग खा पी रहे हैं इस लॉकडाउन में फिर से, और कुछ नहीं। तो जो इतने जीएसटी कलेक्शन आ रहे हैं ना भर भर के, या तो दवाइयों के आ रहे होंगे या खाने पीने की चीजों के आ रहे होंगे, बाकी कहां क्या हो रहा है, बाकी बिजनेस एक्टिविटीज, आना जाना, घूमना फिरना, सब चीजें तो बंद है दीप। 2 ही तो चीज हम कर सकते हैं बैठे बैठे, या तो डेटा कंज्यूम करें, खाना कंज्यूम करें। लेकिन ये आंकड़े मतलब इतने ज्यादा अच्छे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बढ़िया जीएसटी कलेक्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि बाकी आंकड़े वैसे सपोर्ट करते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन है आंकड़े तो है, मजबूत है, अच्छी बात है। जी दीप। बिल्कुल सर, और ये तो काफ़ी सारी खबरें हैं, और मार्च में भी हमने देखा कोर इंडस्ट्रीज डेटा आया मार्च का, वो भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो दोनों तरफ का बैलेंस है, हालांकि थोड़े नेगेटिव संकेत आज ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए सर, अब एक एक करके इन सारे संकेतों को समझते हैं। बताएं आज का सेटअप क्या बता रहा है आपको।
ना ना ना, आज का संकेत बताने के पहले दीप है पॉजिटिव साइड पे भी बराबर बात करनी है, ऐसा बैलेंस करके रखना जरूरी है भाई। नेगेटिव पे इतनी बात की, पॉजिटिव में एक बड़ा आंकड़ा छूट गया जिसपे बात करना जरूरी है, और वो ये है कि भाई आप बेचेंगे क्या? अगर आपके पास है तभी तो बेचेंगे, अगर आपके पास है नहीं कुछ तो बेचेंगे क्या? खाली आप देखते रहेंगे कि मार्केट गिर रहा है लेकिन बेच नहीं पाएंगे, और वो होगा आज या कल में होगा। क्यों होगा वो समझिए। हम एफआईज ने जो बिकवाली की दबाकर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर नेट 6000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है एफआईज की, ठीक है ना। पुट कॉल रेशियो मेरे लिए घटकर आ गया 1.07 पर। 1.43 का पुट कॉल रेशियो था सीरीज की शुरुआत में, और एक ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 35 बेसिस पॉइंट मेरा घट गया पुट कॉल रेशियो, यानी कि पोजीशन 30% के आसपास हल्की एक ही दिन में हो गई। तो हल्का बाजार मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुट कॉल रेशियो एकदम ओवरसोल्ड हो गया 1.07 पे आप सब कुछ मतलब खरीद ही लीजिए आंख बंद करके, जो पसंद आए जितना पसंद आए। लेकिन हां, ये पुट कॉल रेशियो आपको ये संकेत दे रहा है कि आज गैप से खुलने के बाद जब पोजीशन कुछ और हल्की होगी, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस और ट्रिगर होंगे, तो आपके लिए निचले स्तर पर बिकवाली का नहीं खरीदारी का मौका बनेगा। अब वो खरीदारी के मौके में बाजार आज का आज यू टर्न ले ले या कल परसों मिले, वो देखने वाली बात है। लेकिन आप सेल जोन से बाय जोन में 2 ही ट्रेडिंग सेशन में जा रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा, बार बार मैं लगातार कह रहा था कि 14,883 का लेवल है, उसके आसपास से रुकना चाहिए, और 14,200, 15,100 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अब स्ट्रॉन्ग सेल प्रॉफिट बुकिंग जोन से इतना जल्दी एक तरफा घूम जाए ये पता नहीं। और अब जहां हम पहुंच रहे हैं 14,150 से 14,350, 400, ये वो रेंज है। 14,150 छोड़ भी दीजिए, 14,200 से 14,400 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। फ्रेश कमजोरी, फ्रेश मंदी आपकी तब होगी जब आप 14,200 के नीचे क्लोज देंगे, जो अभी काफी दूर है। तो मुझे लगता है आज की तेज गिरावट में बहुत घबराना नहीं है। निचले स्तर पर आप हो सकता है वहां से थोड़ा और गिरे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस रेंज में 14,200, 14,400 की रेंज में आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी करनी, क्योंकि बाजार हल्के हो रहे हैं और आज की तेज गिरावट के बाद और हल्के हो जाएंगे। पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1 से नीचे आए, 0.9 के आसपास आए, तो वो आपको संकेत देगा कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो पहला मेरे लिए आज का सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर हल्के बाजार है। और दूसरा, एफआईज ने 78% पर अपने इंडेक्स लॉन्ग के साथ सीरीज की शुरुआत की। भाई गुरुवार और शुक्रवार को एफआईज को क्या हो गया? गुरुवार को समझ में नहीं आया कि हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया, शुक्रवार को अचानक से समझ में आया। मतलब वो वैसा हो जाता है कि पहले तो खाए जा रहे बहुत खा लिया, फिर लगता है कि अब तो है ना, उसको पचाने के लिए 3 हाजमुला खाने की भी जगह नहीं है। वैसा हाल एफआईज का भी है। सीरीज के अंत में जो लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर की पूछिए मत, और पहले दिन ऐसा लग रहा है अरे बस अब तो क्या करें, बेचना ही पड़ेगा, अब हम मतलब जो है अंदर पचा नहीं पा रहे, वैसी वाली हालत है। तो 78% से सीधा 61% पर आए। देखिए दीप, सिंपल चीज है, 50 से 60% की रेंज में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जब भी एफआईज की होती है, एफआईज वहां पर धीमे धीमे खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। 75-78% से 82-85% की रेंज वो है जहां पर हमेशा एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस करते हैं। कभी कभी 58-60% के आसपास आकर एफआईज बेचना बंद कर देते हैं, कभी वर्स्ट केस सिनेरियो में 50% तक भी नीचे ले आते हैं। तो हम ये मान के चलें कि 50% तक भी नीचे ला सकते हैं। अगर ये मानकर चलें तो 50-52% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी, उस समय आपके लिए दमदार खरीदारी के मौके होंगे। नेट शॉर्ट 20% है। नेट शॉर्ट जब भी 15% आती है एफआईज की, उसके बाद एफआईज खरीदना शुरू भी कर देते हैं, तो वहां से खरीदना शुरू करते हैं। तो अभी 20% पे, अभी थोड़ा और नीचे आ जाए तो आप खरीदने का भी एक्शन देखेंगे। तो ओवरऑल अच्छा संकेत ये है, खराब ये कि एफआईज ने बहुत बेचा है, और अच्छा ये कि जरूरत से ज्यादा अब नहीं बेचेंगे। एक आध दिन बिकवाली हो जाए तो हो जाए, बस यहां पर रुकनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत हल्के भी नहीं हो सकते हैं, बहुत कम लॉन्ग पर भी नहीं रह सकते हैं। तेजी तो आपको करनी है, मार्केट में बना रहना है। तो दोनों चीजें हैं इन आंकड़ों में, और मैं पॉजिटिव साइड पर देख रहा हूं। निचले स्तरों पर इन आंकड़ों के दम पर शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी आने के आसार बनेंगे। जी दीप, ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई सर कि बिकवाली तो करी है, बट अब इस बिकवाली को पॉजिटिव देखें, क्योंकि और बेचने की क्षमता शायद कम हो गई है। चलिए सर, इस पर भी नजर रहेगी, बाकी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। फिर आज का सेटअप बताएं, और आज के लिए जो बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या है? ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईज के नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, और वायदा कारोबार के संकेत भी मैंने पॉजिटिव रखे हैं।
पॉजिटिव से हल्के से न्यूट्रल एक नोच नीचे आप ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव संकेत दोनों के हैं। सेंटिमेंट सावधानी भरा है, नेगेटिव भी कह सकते हैं आप, लेकिन कॉशियस टू नेगेटिव है। ट्रेंड न्यूट्रल है। आइए अब आपको रेंज और लेवल्स बता दूं। निफ्टी 14,425 14,475 इस गैप डाउन की ओपनिंग के बाद में इस रेंज को देख रहा हूं जहां पर बाजार खुलने चाहिए। उसके बाद 14,275 14,350 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए अगर आता है तो। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं बहुत, वो 14,425 14,475 में भी खरीदारी का मौका देख सकते हैं, लेकिन इतना गैप से खुलने के बाद एक बार हो सकता है आपको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हों, थोड़े से मार्जिन कॉल्स आए, तो देखते हैं कहां खुलता है और उसके बाद कहां पहुंचते हैं। लेकिन पहला सपोर्ट जोन 14,425 14,475, ऊपर में 600 650 ये पहली रुकावट का लेवल है। उसके बाद 14,725 14,775 प्रॉफिट बुकिंग जोन। बैंक निफ्टी 32,150 इस रेंज में कहीं खुलने चाहिए। इसके आसपास ये पहला सपोर्ट जोन है, यानी 700 पॉइंट के आसपास, 600-700 पॉइंट नीचे। उसके बाद 31,725 31,850 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। ये रुकना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल्स नहीं रुका, इसके नीचे बंद हुए, तो आप फिर से 30,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप फिर से 30,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 31,700-800 की रेंज आपने होल्ड नहीं की, तो 30,000 30,500 की रेंज में आपको फिर से वो लेवल टेस्ट करने हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जहां कल हम बंद हुए हैं वही 32,725 32,850 ये हल्की ऊपरी रेंज है, और उसके ऊपर 33,300 33,500 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आपके लिए बनेगा। डे रेंज आपको दे दूं 14,475 14,625 दिन की रेंज, 14,425 14,700 दिन की मीडियम रेंज, 14,350 14,775 दिन की बड़ी रेंज। तो कहीं न कहीं आप 14,400 के नीचे से बाजार में अब वो कहां रुकता है, 350 325 375 या 275 250 या 200, ये देखने वाली बात है। लेकिन 200 से 400 14,200 से 400 सपोर्ट जोन बाजार के लिए आ जाता है। तो इस रेंज में कहीं न कहीं बाजार अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। एक बार फ्रेश कमजोरी आपके लिए पहला संकेत तब होगा 14,300 के नीचे बंद हो, और 14,200 के नीचे बंद होने के बाद आपको सारी लॉन्ग पोजीशन खाली कर देनी ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट की नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से। और पिछली बार भी आपको याद होगा यही मंत्र दिया था कि 14,300 के नीचे बंद हो तो, और हुआ नहीं, 14,200 के नीचे बंद हो तो सारा लॉन्ग छोड़ना है, हुआ नहीं, और आपको 15,000 तक के लेवल वापस मिले हल्के होने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी 32,000 32,775 दिन की छोटी रेंज है, 31,850 33,000 दिन की मीडियम रेंज है, 31,725 से 33,325 दिन की बड़ी रेंज है। इस पर फोकस करना है आपको दीप जी। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारी की सारी रेंजेस आज के ट्रेड के लिए और बड़े लेवल्स। सर वैसे तो आपने एफआईएस की पोजीशन समझा दी है और ओवरसोल्ड टेरिटरी पर है, क्या मायने रहेंगे इस पे, स्पेशली आपके अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं आज तो? मेरे ख्याल से जो सारे डेटा तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कोई खास बदलाव है नहीं। सिर्फ मैं आपको लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस दे दूं। इंट्राडे 14,550 का है, जिसके नीचे आप खुलेंगे एग्जिट कर लीजिए अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। 14,475 के नीचे बंद होते हैं तो अब आपको निकल जाना चाहिए पोजीशन के लिहाज से 14,475, ठीक है। बैंक निफ्टी 32,250 दिन का स्टॉप लॉस होता है, उसके नीचे या उसके आसपास खुलने के संकेत हैं। जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस है दीप बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट दूर है 31,700 का, उसके पहले कोई है नहीं, तो आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी रोज 1,000 पॉइंट का मुंह ऊपर और नीचे की तरफ दे रहा है, इसलिए आपके लिए स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर के निकल कर आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपसे बढ़िया सौभाग्यशाली आदमी कोई है नहीं, और ऐसे में आपको 14,650 का स्टॉप लॉस रखना है, धीरे धीरे ट्रेल करते चले। और बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखना है 33,000 का। इंट्राडे भी यही होगा, क्लोजिंग भी यही होगा आपके लिए स्टॉप लॉस। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए क्या आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाए सर, स्पेशली आफ्टर द गैप डाउन? निफ्टी बेचना है 14,725 आपका स्टॉप लॉस अभी होगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। 14,500 के आसपास आने पर 14,625 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो 14,631 जहां बंद हुए हैं वो हो जाएगा। तो धीमे धीमे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपका आता दिखेगा। 14,525 14,500 ये पहले दो लेवल है, अब तो इसके नीचे ही खुलने के संकेत दे रहे हैं। 14,475 तीसरा, उसके भी नीचे खुलने के संकेत आ रहे हैं। 14,425 14,375 14,350 ये लेवल्स हैं जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है
और आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, 14,500 के ऊपर अगर 14,550 के आसपास खुले तो वहां हल्का फुल्का बिकवाली का मौका देख सकते हैं। तो कहां खुलेगा वो देखते हैं, और नीचे में अगर और जगह खुलनी है तो 14,250 तक की जगह खुलती है करेक्शन में, तो वो हम देखेंगे। लेकिन 14,350 आई थिंक आज के लिए काफी है, इसके नीचे कम दिखता है जाना, लेकिन 14,325 350 फाइनल टारगेट बनेंगे शॉर्ट साइड पर। जो लोग खरीदना चाहते हैं निफ्टी, वो 14,350 से 14,425 की रेंज में मौका देख सकते हैं खरीदारी करने का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 14,200 का होगा। बेसिकली एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, खरीदारी की रेंज 14,200 से 14,400 बहुत बढ़िया रेंज है। अब इस रेंज में हम 14,400 पे रुकेंगे, 350 पे रुकेंगे, 300 या 250 पे रुकेंगे, कहां रुकेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन इस 200 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट करने के बजाय उछाल पे शॉर्ट करना है। हाँ, लॉन्ग पोजीशन आपको कम करनी है डिसिप्लिन के तौर पर तो वो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए उछाल पे शॉर्ट करना है। इस रेंज में खरीदारी का मौका देखिए, 475, 525, 575, 625, 700, ये सारे लेवल से जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी बेचिए 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 32,325, 32,275, 32,150, 32,000, तो हो सकता है हम 32,150, 32,000 की रेंज में खुले। 31,725, 775 और 31,725, और फाइनल एक टारगेट अगर और नीचे का आया, वैसे संभावना कम है, 31,725 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। 1000 पॉइंट गिरकर इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी यू नेवर नो, बैंक निफ्टी है, भरोसा नहीं है। अगर तो आप 31,400 का एक टारगेट और रख लीजिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही खरीदें, और वो 31,725 से 31,800 की रेंज में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, और वो स्टॉप लॉस होगा 31,600 का। खरीदने का ऑर्डर बाद में डालें, स्टॉप लॉस का पहले डालें। ट्रिगर हो जाए तो चिंता न करें, जाने दें, इससे ज्यादा रिस्क आपको रखनी नहीं है। लेना है तो इस 125 पॉइंट की रेंज में आप ले लीजिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 125 पॉइंट नीचे का होगा आपका। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे, 31,975, 32,150, 32,275, 32,325, 32,450 और 32,500 तक के टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी। जी दीप। ओके तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे लेवल्स जहां तक नई पोजीशंस का सवाल है। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, आगे नजर रखेंगे उस पर। सर पहला ही दिन हुआ सीरीज का और हमने देखा एक स्टॉक की एंट्री हो गई, सन टीवी, ये वायदा कारोबार के बैन में रहेगा। सर डेटा तो आपने वैसे समझा ही दिया है, जहां तक एफआईएस का सवाल है, एफएनओ का भी सवाल है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के डेटा को देखते हुए? नहीं दीप, ब्रॉडली हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 14,500 मेक और ब्रेक है, 14,500 के नीचे अगर खुलेंगे, 14,500 पर हल्का सपोर्ट लेवल है 19 लाख शेयरों का, वो आपके सामने है। और बाकी हम सारे डेटा एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं, और वैसे भी सीरीज का पहला दिन है, वीकली सीरीज में डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, तो बस यही है, सारे डेटा तो हमारे डिस्कस हो ही चुके हैं। जी बिल्कुल सर, तो नजर रखिए, और इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज का ट्रेड का। गैप डाउन के बाद एक्शन बढ़िया रहेगा। आइए फिर जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। दीप, इस कमजोर बाजार में एक अच्छा शेयर धीमे धीमे एक्यूमुलेट करने और खरीदारी करने का मौका है। जो आप वो स्टॉक है आपके लिए GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहले भी हमने इस स्टॉक को माला माल वीकली में रिकमेंड किया था, और बहुत ही बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाला शेयर है। 100 रुपए से ज्यादा की बुक वैल्यू और 55-60 रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं, और हर एक पैमाने पर देखेंगे तो आपको बढ़िया लगेंगे। माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, ये सारे स्टॉक्स एक्शन में, और साथ ही PSU स्टॉक्स में भी आपने शुक्रवार से फिर से एक्शन आते हुए देखा, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है मेटल्स और PSU का, माइनिंग स्टॉक्स का, जहां पर आपको अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। तो बाजार की इस कमजोरी में आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 57 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन मेरा ये समझना है कि अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया फंडामेंटल के और अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स इस कमजोरी में आपको फिर से नीचे में लेने चाहिए, क्योंकि बाजार में जब भी वापस से एक रिकवरी आएगी, मिड कैप शेयरों में एक्शन रहेगा। और जो हम लगातार आपको कहते हैं कि अप्रैल और मई, ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मिड कैप शेयरों के, और अभी भी देखिए इंडेक्स कहीं नहीं बल्कि नीचे, ऊपर नीचे होते होते डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद मिड कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। तो मेरा ये समझना है 57 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 62, 65 और 70, इन 3 टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज आपने फिर देखा कोल इंडिया के भी आंकड़े आए प्रोडक्शन और ऑफटेक
टेक के, वो आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। सरकारी कंपनियों में शुक्रवार से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक स्टॉक है जो आपके लिए धीमे धीमे रडार पर हो सकता है। एक और चीज जो कहना चाहूंगा दीप, वो ये कि इन सारे स्टॉक्स को, जो भी मैं कैश मार्केट के स्टॉक्स दे रहा हूं, अगर आपके सेम डे टारगेट आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिल रहे हैं ले लिए, अदरवाइज इसको पोजिशनल 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से आप होल्ड करेंगे तो सारे स्टॉक्स कमोबेश जो पिछले हफ्ते में हमने ढेर सारे, आप रिकॉर्ड भी बता रहे थे शायद, कितने 12-15 स्टॉक्स एक साथ पिछले हफ्ते आए हैं रिकमेंडेशन पर। क्योंकि मार्केट का एक्शन है तो बहुत सारे रिकमेंडेशन में आए भी, और वो सारे स्टॉक्स आपके टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा स्टॉक अभी आपने जिक्र किया कि सन टीवी एफएनओ बैन में है। सन टीवी शुक्रवार को हमने रिकमेंड भी किया था, और जिस तरह से डीएमके की सरकार बनकर आई, सेंटीमेंट के लिहाज से वो इस स्टॉक के लिए अच्छा ही है। चूंकि बैन में आ गया तो अब फ्रेश खरीदारी तो होगी नहीं, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जिन लोगों ने खरीदा है, वैसे तो 2 टारगेट कल ही आ गए थे, शुक्रवार को ही आ गए थे, फिर भी अगर आपने खरीदा है तो आज अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 565 का हमने फाइनल टारगेट रखा था, तो आज खुलने पर जो भी आपको अपसाइड मिले वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, सन टीवी हमने देखा था सर 540-550 के दोनों टारगेट्स आ गए थे फ्राइडे के दिन। आज आपको और तीसरा टारगेट, या जितना भी आपको अच्छी गेंस मिले वहां पर आप मुनाफा बुक कर लें। वैसे सर पिछले हफ्ते 13 कॉल्स आपने दी थी, लकी 13 कह सकते हैं उसको, और लगभग सारे ही स्टॉक्स में हमने टारगेट्स आते हुए देखे थे वहां पर। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए, तो पिछले हफ्ते का तो शानदार रिकॉर्ड रहा। इस हफ्ते की शुरुआत अनिल जी आपके लिए कर रहे हैं स्टॉक ऑफ द डे जीएमडीसी के साथ, तो इस पर नजर रखनी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, उनके बारे में आपको बताते हैं। हमारी रिसर्च टीम तैयार है, देवांशी, कुशल, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशी, आज आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और अन्य खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए, सबसे पहले नतीजों की बात करें तो कैश मार्केट में महिंद्रा हॉलीडेज और साथ ही आज टीबीसी, आईडीबीआई बैंक, अपोलो, ट्राइकोट ट्यूब्स इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और वॉरेन बेवरेजेस पर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि नतीजों के साथ आज बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे बोनस इश्यूज पर भी फैसला होता हुआ दिखेगा, तो इस पर आपको फोकस करना है। पावर ग्रिड इनविट का जो आईपीओ है आज बंद होता हुआ दिखेगा, आखिरी दिन है, इस पर नजर रखें। अब तक कुल आईपीओ जो है वो करीब 61% ही भरता हुआ दिखा है। और साथ ही प्राइस बैंड रिवीजन जहां पे जय भारत मारुति है 20% से घटकर अब जो सर्किट है वो 10% पर लगता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ नतीजों पर नजर कर लेते हैं। इंडियन होटल्स के कमजोर नतीजे आए थे, अनुमान भी था कि कमजोर नतीजे आएंगे। इस बार लॉकडाउन के चलते जो आय है करीब 42% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 65% से घटता हुआ दिखा है। मार्जिन 20% से घटकर 11% पे आते हुए दिखे, और इसके अलावा जो मुनाफा है वहां से घाटे में कंपनी स्लिप होती हुई दिखी है। 97 करोड़ का जो घाटा है वो कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा अब देखिए, इस बार एस्टिक लाइफ साइंसेस यहाँ पे भी हमने देखा कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है 23% तक घटता हुआ दिखा है, साथ ही जो आय है उसमें 5% तक की गिरावट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 11% से घटा है और मार्जिन में भी कमजोरी आती हुई दिखी है। 22% पर कंपनी ने मार्जिन पोस्ट किए। अनुमान था कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट हैं थोड़े से कमजोर इस बार आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और नतीजे जो आए हैं। पर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं ओवर द वीकेंड। आइए एक बार कुशल से जान लेते हैं कैसी रही हैं ऑटो बिक्री। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। और तमाम फ्रंट्स पर जो है आपको कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मंथ ऑन मंथ हमने कंपैरिजन किया, और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो मारुति की जो बिक्री है वो करीब 4% गिरकर ऑलमोस्ट 1,60,000 यूनिट्स पर आई है। साथ ही M&M यहाँ पर भी 10% का कट हमें आता हुआ नज़र आया। टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री है वहाँ पर भी आपको काफ़ी कट आया, और जहाँ पर 15% का फॉल होकर करीब 25,100 यूनिट्स जो है कंपनी ने बेचे हैं। तो ये तो हो गई पैसेंजर व्हीकल्स। दूसरी तरफ टू व्हीलर स्पेस की जहां तक बात करते हैं तो यहां पर तो और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है पैसेंजर व्हीकल्स के कंपैरिजन में, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प 35% की गिरावट यहां पर आई है 3,72,000 करीबन यूनिट्स पर। और यहां पर कंपनी ने जो है कोरोना के चलते जो इन्होंने पहले 4 दिन का जो है अपने प्लांट शटडाउन किए थे, अब 6 दिन इसको और बढ़ा दिया है, और 10 मई से जो है प्लांट दोबारा शुरू होने की उम्मीद ये लगा रहे हैं। आयशर रॉयल एनफील्ड की बिक्री में भी
करीब 20% की गिरावट आई है और 53,300 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है। कमर्शियल व्हीकल्स एक ऐसा तबका था जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर आया, जहां पर आयशर VECV स्पेस में 70% की फॉल मंथ ऑन मंथ देखने को मिली। अशोक लेलैंड यहां पर भी करीब 52% यानी कि सेल्स जो है इनकी आधी होती हुई नजर आई मार्च के कंपैरिजन में। और टाटा मोटर्स की जो कुल CV बिक्री है वहां पर भी 60% का फॉल हमें देखने को मिला। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री अगर आप देखें तो यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 11% की गिरावट यहां पर रही 27,523 यूनिट्स पर 30,970 यूनिट्स से घटकर। और एस्कॉर्ट्स यहां पर भी जो है बिक्री ऑलमोस्ट आधी होती हुई दिखी, जैसे कि अशोक लेलैंड में हमें देखने को मिला था। तो ट्रैक्टर स्पेस से एस्कॉर्ट्स के भी खराब आंकड़े आए हैं और करीब करीब 7,000 यूनिट्स ही ये जो है अप्रैल महीने में बेच पाई। तो 43% की फॉल यहां पर भी रही। बिल्कुल, और अशोक लेलैंड के लिए तो कुछ और भी खबरें हैं, थोड़ी देर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे, पर उससे पहले मानसी के पास चलते हैं जानने के लिए कुछ और खबरें आज के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत करेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच चुका है। करीब 1.5 लाख वैक्सीन भारत पहुंचे हैं और जो सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स हैं वो भी आने वाले हफ्तों में भारत पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो इसके चलते डॉक्टर रेड्डी पर फोकस रखना होगा। बलरामपुर चीनी मिल्स शुगर सीजन 2020-21 ऑपरेशनल अपडेट कंपनी के आते हुए दिखे। 2020-21 शुगर सीजन में क्रशिंग का कामकाज कंपनी ने पूरा किया है और कुल शुगर उत्पादन करीब 12 लाख मैट्रिक टन से ये घटकर 9,25,000 मैट्रिक टन जाते हुए दिखे हैं। कुल शुगर और साथ ही केन क्रश्ड 105 लाख मैट्रिक टन से घटे हैं, 87 लाख मैट्रिक टन पर ये जाते हुए देखने को मिले हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 मई से बंद होगी कंपनी की पार्टली पेड शेयर में ट्रेडिंग। शेयरधारकों को कुल करीब मई 17 से 31 तक 314 रुपये 25 पैसे की पहली किश्त जमा करने की यहाँ पर राय दी गई है और इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। मोइल 1 मई से मैंगनीज ओर के विभिन्न ग्रेड और अन्य प्रोडक्ट के दाम में बदलाव किए गए हैं। मंथ ऑन मंथ सभी प्रोडक्ट के दाम में करीब 5% की कटौती की गई है। और अंत में अमारा राजा बैटरीज पर फोकस रखिएगा। आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कर्नाटका आंध्र प्रदेश में प्लांट बंद करने का आदेश दिया है, जिसके चलते अमारा राजा बैटरीज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें। आइए एक बार फिर से देवांशी के पास चलते हैं जानने के लिए और कौन सी खबरें हैं हम उनके पास है। देवांशी, बताइए। अशोक लेलैंड पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि जिस तरह से कोविड की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, लॉकडाउन के चलते कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि सिर्फ 7 से 15 दिन इस महीने कामकाज करने की योजना कंपनी की तरफ से बन रही है। वेल्सपन कॉर्प और JSW स्टील पर नजर रखें, जहां पे वेल्सपन कॉर्प को JSW स्टील से फिलहाल 225 करोड़ का जो भुगतान है वो मिलता हुआ दिखा है। मार्च में कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया था उनके जो कॉयल मील डिवीजन है उसको बेचने के लिए। कुल 850 करोड़ में ये अग्रीमेंट किया गया था, उसमें से फिलहाल हम देख रहे हैं 225 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। 31 मई तक बची हुई रकम मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। कोल इंडिया मंथली अपडेट्स आए हैं जो कि काफी अच्छे हैं। अप्रैल में कुल उत्पादन 4% बढ़ा है, लेकिन जो ऑफटेक है वो 38% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और आखिर में बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखें, जहां पे बोर्ड ने 4,800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, जहां पे इक्विटी या QIP के जरिए करीब 3,000 करोड़ बैंक जुटाती हुई दिखेगी। इसके लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज नजर में रहेंगे और इसके साथ ही ब्रोकरेजेस का एक्शन आज किधर है ये भी देख लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों पर फोकस है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस जोमेरा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा जेफरीज भी स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी खरीदारी की राय दी, 2580 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि 1996 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो तिमाही है वो ऑपरेशनल आधार पर काफी बढ़िया देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो रिटेल सेगमेंट में प्रदर्शन अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने जो नतीजे में ज्यादा पसंद नहीं आए, इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा 1930 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 2055 रुपए का लक्ष्य दिया है। वहीं मैक्वारी स्टॉक पर बेरिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई है इससे आगे जाकर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आएंगी नतीजों के बाद, और 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आएंगी। तीनों की तीनों ने खरीदारी की राय दी है। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे 1325 के लक्ष्य के लिए, नोमिरा ने 1130 का लक्ष्य दिया है, जेफरीज 1300 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, 935 के आसपास की क्लोजिंग है। मान रहे कासा और डिपॉजिट दोनों के बेस में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, और मैनेजमेंट व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट चाहिए। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 450 के लक्ष्य के लिए, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 490 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी ने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 510 के लक्ष्य के लिए, 410 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो नतीजा है इनमें सभी सेगमेंट्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि थोड़ा सा इंपैक्ट आगे जाकर कोरोना की जो दूसरी लहर है इसका देखने को मिल सकता है। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर नतीजे बेहद निराशाजनक देखने को मिले। तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है यहाँ पर नोमिरा, जहाँ पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1075 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि 1003 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे असेट क्वालिटी में जो दबाव आया है चौंकाने वाला है, इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उसका एक दबाव देखने को मिला है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो सिटी इस स्टॉक पर अभी भी बुलिश है। खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा और काफी ऊंचा लक्ष्य दिया है। हालांकि लक्ष्य घटा है 1360 से घटाकर 1300 कर दिया, लेकिन 1000 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अंत में एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस सीएलसी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1825 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1413 के आसपास की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज 1860 रुपए का लक्ष्य देकर खरीदारी की राय को बरकरार रखें। तो ये हैं तमाम रिपोर्ट्स नतीजों के बाद सारे शेयरों पर आती हुई दिख रही है, लेकिन नतीजों के बाद का पूरा विश्लेषण तैयार है। वक्त है आपके लिए वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। स्वागत है आपका वरिंदर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़े नतीजों से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक और ट्रेंट वायदा कारोबार की ये 3 कंपनियां जिनके नतीजे आए, पहले इन पर दें अपनी राय। सर टू बी ऑनेस्ट नो फायरवर्क्स। रिलायंस के बारे में बहुत बात चल रही थी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अर्निंग्स वर इन लाइन टू स्लाइटली वीकर। अगर आप देखें तो रिटेल सेगमेंट है जो अच्छा कर रहा है। आई थिंक वो 5 या 7% अहेड था जो कंसेंसस एस्टीमेट था। एबिटा बोल रहा हूं मैं। अदरवाइज टेलीकॉम में आरपू नीचे आए हैं। Bottom line is weak compared to what people were expecting. So Reliance में clearly no fireworks at all what people were talking about. IndusInd Bank sir again inline numbers है। आगे का growth कैसे रहेगा वो unknown factor है। कौन पे मैनेजमेंट कॉशियस था कि वो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स है उसका क्या होगा, तो वो एक चीज जरूरी है। अदरवाइज अगर आप लोन ग्रोथ देखें तो सर 3% ग्रो किया क्वार्टर, सो विच इज नथिंग सो 2-3% क्वार्टर लोन ग्रोथ हो रहा है। Nothing great for me to pick up in IndusInd Bank. Yes Bank sir, Yes Bank एक्चुअली नहीं है, नो बैंक है, बिकॉज नंबर्स जिस तरीके से आए थे बहुत ही खराब आए थे। आप लोग सुबह से आई थिंक बात कर रहे हो उनपे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90% क्वार्टर नीचे है। ट्रेंड आपने बोला सर बिकॉज एफ स्टॉक है तो उसको पहले लेता हूं। आई थिंक कंजम्पशन हैज नॉट बीन डूइंग वेल। हमने देखा ब्रिटानिया के नंबर्स आए और इवन ट्रेंड के नंबर्स अगर मैं क्वार्टर देखूं, अगेन वाई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं सर मैं। क्वार्टर 20% मार्जिन से 13.5% मार्जिन रह गया है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स नहीं ज्यादा आएंगे, बट सर इशू क्या है कि अभी तो हमने वो लॉकडाउन का दूसरा चरण देखा है, अभी चालू हुआ है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि इस जो अभी जो सेल्स है वो और खराब हो रही है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। सो अभी नंबर्स और खराब आने की उम्मीद है। सो अदरवाइज ब्रिटानिया, ट्रेंड, इवन इंडियन होटल्स, इन तीनों के नंबर्स कहीं पे भी कंजम्पशन साइड पे कुछ भी अच्छे नहीं रहे थे। ओके, तो ये आपके लिए थोड़े दिग्गजों के नतीजे। अब आइए उन कंपनियों के नतीजे जहां पर नंबर्स अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी हैं अच्छे और आकर्षक, यानी कि अच्छी कंपनियां, अच्छे नतीजे। बताएं वरिंदर उनके बारे में। सर आई रियली लाइक अजंता फार्मा। आई थिंक अजंता फार्मा इज डूइंग वेरी वेल। कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर नहीं थे, बट दे वर वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स। एबिटा मार्जिन सर अगेन क्वार्टर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। इट वाज 34.3% ऑन क्वार्टर बेसिस। वाई तो बहुत ही बड़ा जंप दिखेगा आपको। और क्लियरली इंडिया जो 23% वाई ग्रो किया और यूएस जो 21% ग्रो किया है, वो अच्छा स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स अजंता फार्मा से दिख रहे हैं। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं सर, बिकॉज अभी भी ये स्टॉक अराउंड 20 टाइम्स FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। तो फार्मा आपने देखा होगा सर इज डूइंग रीजनेबली वेल। और कमोडिटीज आर द बेस्ट सर। कमोडिटीज आपने देखा होगा, कोई भी कमोडिटीज कहीं पे भी आप ले लीजिए वो अच्छी कर रही हैं। तो एक कमोडिटी कंपनी सुप्रीम पेट्रो, इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे
मैं सिर्फ क्वार्टर की अगर बात करूं, EBITDA 316 करोड़ वर्सेस 240 करोड़, YoY तो सर इट वाज ओनली 40 करोड़, मार्जिन 25% वर्सेस 6% YoY, और 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर। ROC इज फिनोमिनल, 70% अप। सो आई थिंक अगर मैं वाओ रिजल्ट्स बोलूंगा तो सुप्रीम पेट्रो के आए थे, बट दे वर एक्सपेक्टेड बिकॉज दिस सेगमेंट हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। एलिकॉन, कैस्ट्रॉल सर अच्छे नंबर्स हैं, बट ROCs कम है, तो 5% ROCs है। बट अगर आप नंबर्स देखें तो 33 करोड़ के सामने 49 करोड़ के नंबर्स आए हैं। नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 650 करोड़ का मार्केट कैप है, 850 करोड़ का सेल्स है, और अराउंड 80 करोड़ का EBITDA किया लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं इस क्वार्टर, 12% क्वार्टर, मार्जिन से 15% नंबर्स इसका बढ़ चुका है। आई थिंक श्रीराम सिटी यूनिट के नंबर्स आ चुके थे सर मार्केट आज में, बट good set of numbers from this company. I always say that class is permanent, form is temporary. शुक्रिया वरिंदर, आपका इन तमाम नतीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9:45 पर आपसे फिर होगी मुलाकात। आज तो है सोमवार और वरिंदर रिसर्च स्टॉक का दिन है। VRS ये है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रिसर्च के साथ आपको स्टॉक मिलेगा। 9:45 फिर होगी मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे, तब तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। वागले साहब, गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मुझे आईटी स्टॉक्स में वीकनेस आते हुए दिखती है और लीडर को ही बेचना है। TCS जो फ्राइडे को जाते जाते लास्ट 1 आवर में जो मोमेंटम आया था ऑन द डाउन साइड, मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगा। अभी बहुत ही ज्यादा गैप से खुला तो नहीं बेचना है, थोड़ा सा बाउंस के लिए वेट करें। 3036 का बंद है, मेरा 3072 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे 2904 तक के लेवल दिखाई देते। 3 से 4% की मूव आपको 2 से 3 दिनों में मिलनी चाहिए। ओहो, तो बड़ी मूव की तैयारी है आपके लिए TCS में बिकवाली के लिहाज से। जय, बताइए आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। अनिल जी, मेरा व्यू और वागले जी का व्यू ये बात पर एकदम मैच हो रहा है जहाँ तक IT स्टॉक्स का सवाल है। इनफैक्ट वो स्टॉक भी मैच हुआ था फ्राइडे को। TCS जहाँ पर मैंने पुट खरीदने की राय दी थी, उन्होंने फ्यूचर्स सेल करने की राय दी थी। बट मुझे अब एक और सेल देना है IT में, और वो है इन्फोसिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिलना चाहिए, बिकॉज ऊपर में एक चीज़ देखने मिल रही है कि 1400 के पार ये स्टॉक जा नहीं पा रहा है। तो 1400 का ये स्टॉप लॉस रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस ये वीक के लिए। और नीचे के साइड पर अनिल जी जो मैं टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नियरली समवेयर अराउंड 1280 है, 1280 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। सो विच कुड बी अराउंड 80 पॉइंट्स डाउन, 40 पॉइंट्स ऊपर का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। IT स्टॉक्स डेफिनेटली दबाव बनाएंगे निफ्टी पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए इन्फोसिस में बिकवाली की राय। हिमांशु जी बताइए सर, आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड टू द एंटायर पैनल। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक्स है इनफैक्ट मेरे पास 2 स्टॉक्स लेकर आया हूं, और दोनों ही स्टॉक्स मैं लॉन्ग साइड की तरफ जाऊंगा। अनिल जी, मेरा मानना है कि एक सेक्टर जो कि यहाँ पर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाता है वो है मेटल्स, स्टील्स पर्टिकुलरली, और इसी से रिलेटेड दूसरे स्टॉक्स, मुझे लगता है एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स भी यहाँ पर एक अच्छे ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर F&O में जो एक स्टॉक मुझे पसंद है एज अ पिक ऑफ द वीक, वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नेल्को। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर वीकली क्लोज स्टॉक का देखने को मिला है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पर बहुत ही पॉजिटिव क्लोज यहाँ पर, जिसको हम यूजुअली एलिट वेव की टर्म्स में बात करते हैं, यहाँ पर 5th वेव का ब्रेकआउट लास्ट वीक आता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन ये बताता है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में जो तेजी है ये कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। लगभग 64.5 रुपये के आसपास का क्लोज है अनिल जी। तो मुझे लगता है कि आज की गिरावट में 62 रुपये के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर इसको खरीद के चले। 59 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है पूरे वीक के लिए, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 74 रुपये तक का टारगेट नेल्को में देखने को मिल सकता है। और अनिल जी, दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट से है, और वो भी एक एज अ सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर पिछले हफ्तों में आते हुए देखने को मिला अनिल जी। और मैं बात कर रहा हूँ शुगर स्टॉक्स की अनिल जी। अक्रॉस द बोर्ड हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स यहाँ पर तमाम शुगर स्टॉक्स में आते हुए देखे, और एक स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा लगता है चार्ट्स पर वो है EID पैरी। एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अनिल जी एक डेली वीकली चार्ट्स पर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का एक सपोर्ट बनाते हुए एक अच्छा ब्रेकआउट
फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो रैली शुगर स्टॉक्स में पिछले हफ्ते बनते हुए नजर आई है, ये यहाँ पर अभी आगे चल के भी कुछ हफ्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो EID पैरी अनिल जी खरीदारी की राय है 340 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में 380 से 400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 325 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। ओके और शुक्रवार को ये AID पैरी हमारा पिक ऑफ द कल के आज के 2000 या कल के 2000 आज के 2000 में था जहां तक मुझे ख्याल है, आज के 2000 में। और वो टारगेट थे 345 355 के 345 के टारगेट आ चुके थे। 355 365 के पोजिशनल टारगेट है वो आ जाएंगे। उसके लिए धन्यवाद हिमांशु जी को, हिमांशु जी की वजह से टारगेट आने की तैयारी में। जैन साहब सुप्रभात। पहले तो आप आज का पिक ऑफ द वीक बताएं और उसके बाद आपके शुक्रवार के शो के जो भी पिक्स हैं वो भी एक बार रिवाइज करवा दें हमें, और बताइए आपकी लिस्ट पूरी की पूरी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक बहुत ही वीकेंड जो था बहुत ही अजीबी तरीके का वीकेंड था, बट उसके बाद भी देखिए जो भी मैं स्टॉक्स फ्राइडे को दिया था, IOC मैंने दिया था इंट्राडे FNO पिक के तौर पे, हाइडलबर्ग सीमेंट मैंने इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे दिया था, इप्का लैब्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था, और एक्सो इंडिया लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। तो ये तो हो गए मेरे फ्राइडे की जो पिक्स थी, फ्राइडे इवनिंग शो की। अब उसके अलावा आज आप मुझे वापस से धन्यवाद देंगे कि मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल पिक ऑफ द वीक के तौर पे लाया हूं, और EID पैरी मुझे याद था, बिल्कुल आपने दिया था आज के 2000 में, उस दिन जबरदस्त 7% चला ही था, और फिर हिमांशु जी ने भी अभी दे दिया। और कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत बढ़िया लगता है, इन्होंने डेट्स को गजब रिड्यूस किया है, फंडामेंटल्स तो देखिए जबरदस्त है, और ये स्टॉक 400 के लेवल से जब बुरे दिन चल रहे थे लास्ट ईयर, हालांकि उस टाइम पे मार्केट्स के बुरे दिन थे, मगर अब तो क्या है कि कोरोना के कहर से बुरे दिन हो रखे हैं। तो बट फर्टिलाइजर्स वाले स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, मॉनसून अच्छे होने वाले हैं ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल कैन बी अ वेरी गुड पिक। बाकी जो मैंने 4 पिक्स दिए वो तो है ही है, एंड मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा इस वीक अनिल जी ओवरऑल। ठीक है, चलिए बढ़िया है, कोशिश अप्रोच रखें, हल्के हल्के धीमे धीमे खरीदें, ये है राय। EID पैरी पसंद है ही, और साथ ही कोरोमंडल इस हफ्ते के लिए पिक है जैन साहब की तरफ से। बंसल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका इस हफ्ते का शेयर। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मैं भी जैन साहब जैसे कॉशियस रहूंगा, और कॉशियस रहते हुए मैंने चूज करा है फार्मा स्पेसेस स्टॉक है मेरा कैडिला हेल्थ केयर, जो मुझे लगता है कि ये खुले नीले आकाश में उड़ान भरने को तैयार है। तो 557 का स्टॉप लॉस है, 592 के टारगेट के लिए कैडिला हेल्थ केयर है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, 571 पर बंद हुआ है, 557 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें कैडिला हेल्थ केयर, बंसल जी की पसंद।